नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश विश्वकर्मा। आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल LIC इंश्योर में। LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस में अंडर राइटिंग होता क्या है? अंडर राइटिंग एक शब्द है जिसका उपयोग जीवन बीमा आवेदन पर दिए गए विचार का वर्णन करने के लिए किया जाता है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि पॉलिसी आवेदन करने वाले व्यक्ति को दी जानी चाहिए या व्यक्ति के जोखिम प्रोफाइल के आधार पर बदलाव किया जाना चाहिए। LIC में अंडरराइटिंग के दो प्रकार होते हैं जिस पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। पहला है फाइनेंशियल अंडरराइटिंग। यह अंडरराइटर को सुनिश्चित करने में मदद करता है कि आप जो राशि का बीमा खरीद रहे हैं वो आपके परिवार और आपकी जरूरतों के अनुरूप है या नहीं। दूसरा है मेडिकल अंडरराइटिंग। यहां पर अंडरराइटिंग यह निर्धारित करते हैं कि आपकी मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन करके आप अपने जोखिम का बीमा करवा सकते हैं या नहीं। दोस्तों, मेडिकल अंडरराइटिंग को हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल अंडरराइटिंग के बारे में, जिसे हम कुछ पॉइंट के साथ कवर करेंगे कि किस तरह से यह काम करता है। पहला है TRSA क्या होता है। दूसरा, TRSA का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तीसरा है TRSA के आधार पर कितना मैक्सिमम इंश्योरेंस लिया जा सकता है। चौथा है एवरेज एनुअल इनकम किस तरह से निकाला जाता है। तो दोस्तों, यहां पर एवरेज एनुअल इनकम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लोग सालाना इनकम के आधार पर अपना टर्म इंश्योरेंस कैलकुलेट करते हैं, बट दोस्तों वो ऐसा नहीं होता है। आज इस वीडियो में आपको उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। बच्चों की पॉलिसी के लिए कितना मैक्सिमम इंश्योरेंस दिया जाना चाहिए, कितने प्रकार के इनकम प्रूफ होते हैं, इस वीडियो में उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। TRSA के आधार पर कौन सा इनकम प्रूफ होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप LIC के एजेंट हैं, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि फाइनेंशियल अंडरराइटिंग की मदद से आप अपने क्लाइंट को पॉलिसी लेने में सहायता भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, TRSA का मतलब होता है टोटल रेटेड ऑफ सम एश्योर्ड। जब कभी भी फाइनेंशियल अंडरराइटिंग की बात होगी तो हमेशा TRSA शब्दों का प्रयोग होता रहेगा, जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। TRSA SUC से काफी डिफरेंस होता है। SUC में पिछले 2 वर्ष का पॉलिसी कैलकुलेशन करने के लिए कंसीडर करते हैं, लेकिन TRSA में पूरे लाइफ टाइम की पॉलिसी जो होती है उसको कैलकुलेशन करने के लिए कंसीडर करते हैं, अलोंग विद जो फैमिली मेंबर जैसे स्पाउस और बच्चों के नाम पे पॉलिसी ली गई है उसको भी इसमें कंसीडर करते हैं। दोस्तों, TRSA का प्रयोग कहां कहां किया जाता है। पहले पॉइंट में अगर देखें, जो व्यक्ति इंश्योरेंस लेना चाहता है उसकी इनकम सफिशिएंट तो है उसके लिए जितनी उसने इंश्योरेंस के लिए डिमांड किया है। अगर सफिशिएंट है तो उसे वो इंश्योरेंस मिल जाएगा, अगर सफिशिएंट नहीं है तो इंश्योरेंस नहीं दिया जाएगा। दूसरे पॉइंट में, जब भी कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस सेल करती है तो उसके बाद उसका अपना क्राइटेरिया होता है उन पॉलिसी को पुनः री इंश्योरेंस करने का। उस पॉइंट पर भी TRSA की कैलकुलेशन काम आती है। तीसरे पॉइंट में, किस व्यक्ति को कितना इंश्योरेंस देना चाहिए उसके लिए भी TRSA का जानना जरूरी होता है। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे और यह भी जानेंगे कि फीमेल केस में किस प्रकार का एज प्रूफ चाहिए। हालांकि दोस्तों, आपने TRSA शब्दों के बारे में बहुत ही कम सुना होगा, क्योंकि मोर देन 80% केस बिना TRSA के ही हो जाता है। TRSA जो वर्ड है यह वहां काम आएगा दोस्तों जब आप कोई बड़ा केस कर रहे हैं या फिर HNI या फिर NRI केस में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, जब भी आप कोई बड़ा केस करते हैं तो वहां पर TRSA कैलकुलेशन करने आपको आना चाहिए। अभी तक हमने देखा कि TRSA का प्रयोग कहां कहां होता है।
अब हम देखेंगे कि टीआरएसए का कैलकुलेशन कैसे होता है। दोस्तों, टीआरएसए निकालने का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही आसान है। पहले तो यह देखना होगा कि जो व्यक्ति बीमा लेना चाहता है उसके पास कोई अन्य बीमा तो नहीं है, जैसे कि बीमा धारक ने अपने लाइफ पर पहले कोई अन्य बीमा लिया तो नहीं है। दोस्तों, यहां पर अगर उसके लाइफ टाइम में उसने जो भी पॉलिसी ली होगी, जो इनफोर्स होगी, उसे यहां पर जोड़ा जाएगा उसका एक्चुअल रिस्क कवरेज, प्लस क्या कोई अन्य प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से बीमा लिया है तो उसका भी एक्चुअल रिस्क कवरेज यहां पर जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ जो वह बीमा लेने आया है, करंट जो प्रपोजल है, उसका भी एक्चुअल रिस्क जो कवरेज है वो भी यहां पर ऐड किया जाएगा। प्लस दोस्तों, बीमा धारक ने फैमिली मेंबर्स के लिए भी पॉलिसी ले रखी है, जैसे स्पाउस और बच्चों की, जिसका प्रीमियम का भुगतान बीमा धारक स्वयं करता है, उसका भी जो रिस्क कवरेज अमाउंट है यहां पर ऐड किया जाएगा। तो दोस्तों, इन चारों को ऐड करते हैं तो वो अमाउंट टीआरएसए होता है। सिर्फ आपको यही याद रखना है कि टीआरएसए निकालने के लिए कि बीमा धारक ने अपने पूरे जीवन में और अपनी पत्नी और बच्चों के नाम पर कोई भी पॉलिसी लिया है, चाहे वो एलआईसी से हो या फिर किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से, जिसका प्रीमियम का भुगतान वो स्वयं करता है, उन सब बीमा का एक्चुअल रिस्क कवरेज प्लस करंट प्रपोजल का एक्चुअल रिस्क कवरेज अमाउंट टीआरएसए होता है। किस व्यक्ति को कितना मैक्सिमम इंश्योरेंस दिया जाए यह टीआरएसए द्वारा तय किया जाता है। दोस्तों, यहां पर दो चार्ट हैं जिसके द्वारा आप मैक्सिमम इंश्योरेंस लिमिट तय कर सकते हैं। चार्ट ए की बात करें, इसमें जिस व्यक्ति की एनुअल इनकम 10 लाख से कम है वो इस चार्ट ए में आते हैं। दोस्तों, यहां पर आप चार्ट में देख सकते हैं एज ग्रुप और मल्टीपल एवरेज इनकम, जैसे 35 वर्ष तक के बीमा धारक को उसके सालाना आय का 25 गुना मैक्सिमम टीआरएस से मिलता है। उसी तरह आप देख सकते हैं और भी बाकी एज ग्रुप में कितना टाइम्स मैक्सिमम टीआरएस से मिलता है। अगर एक एग्जांपल के साथ में समझे इसे, मिस्टर महेश जिसकी उम्र 30 वर्ष है और उसकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए है, तो यहां पर मैक्सिमम इंश्योरेंस लिमिट इस प्रकार मिलेगा, एनुअल इनकम जो सालाना एवरेज इनकम है मल्टीप्लाई बाय अलाउएबल टीआरएसए लिमिट। एनुअल इनकम होगा 5 लाख रुपया, गुना किया जाएगा क्योंकि उसकी 30 वर्ष है तो पहले अप टू एज 35 इयर्स में तो 25 टाइम्स मिलेगा। तो मैक्सिमम इंश्योरेंस लिमिट मिस्टर महेश को 1,25,00,000 रुपए मिलेंगे। इसी तरह आप चार्ट बी में भी देख सकते हैं जिसमें बीमा धारक की सालाना आय 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा है, तो उनके एज ग्रुप के हिसाब से अलाउएबल टीआरएस से टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि यहां पर बीमा धारक की जो सालाना आय है वो 10 लाख से ज्यादा है। उदाहरण में अगर देखें तो यहां पर मिस्टर एग्जाम्पल में मिस्टर राजेश हैं जिसकी उम्र 30 साल है और सालाना इनकम 15 लाख रुपए है। मैक्सिमम इंश्योरेंस लिमिट की बात करें तो एनुअल इनकम और अलाउएबल टाइम्स होता है 15 लाख गुणे 30 टाइम्स का, तो मैक्सिमम इंश्योरेंस लिमिट मिस्टर राजेश को यहां पर मिलेगा 4,50,00,000 का। तो दोस्तों, ये तो था मैक्सिमम इंश्योरेंस लिमिट की कितना इंश्योरेंस यहां पर दिया जाएगा टीआरएसए के आधार पर। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनुअल इनकम एवरेज इनकम होता है पिछले 3 वर्ष का। एक एग्जांपल से समझे कि एनुअल इनकम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मिस्टर महेश की फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में 5 लाख रुपए सालाना आय थी। फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 9 लाख रुपया और फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 10 लाख रुपए। यहां पर एनुअल इनकम का एवरेज इनकम निकालने के लिए तीनों वर्ष का अमाउंट जोड़ देंगे और वर्ष से भाग यानी कि डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें यहां पर एवरेज इनकम निकालनी है। तो एवरेज इनकम जो एनुअल इनकम है 5 लाख प्लस 9 लाख प्लस 10 लाख डिवाइड बाय 3 वर्ष का, तो यहां पर
एवरेज एनुअल इनकम 24 लाख डिवाइड बाय 3 इयर्स। तो यहां पर जो एवरेज एनुअल इनकम निकल रहा है वो होता है 8 लाख रुपया। तो यहां पर इसका जो मैक्सिमम टीआरएस चार्ट ए में देखेंगे, क्योंकि महेश की जो एनुअल इनकम है वो 10 लाख से कम है। चार्ट ए एक जगह और रिफर किया जाता है, जैसे कि बीमा धारक बीमा माइनर बच्चे या फिर मेजर स्टूडेंट के लिए ले रहा है, चाहे उस व्यक्ति की आय 10 लाख रुपए है या फिर उससे ज्यादा की है। इसमें एक बात और ध्यान देना होगा कि बच्चे के नाम पर पॉलिसी या फिर मेजर स्टूडेंट के नाम पर पॉलिसी लेने पर जो भी मल्टीपल्स टाइम थे वो 10 टाइम्स और बढ़ जाएंगे। जैसे आप यहां चार्ट में देख सकते हैं, बच्चे के नाम पर पॉलिसी लेने पर टीआरएस टाइम 25 टाइम्स की जगह पर 35 टाइम्स हो जाएगा अप टू 35 इयर्स के लिए, 36 से लेके 45 इयर्स के लिए 30 हो जाएगा, 46 से 55 वर्ष के लिए 25 हो जाएगा और 56 से ज्यादा वर्ष के लिए 20 टाइम्स मतलब 20 गुना यहां पर टीआरएस से कैलकुलेट करके दिया जाएगा। तो दोस्तों ये तो था एनुअल इनकम का एवरेज कैसे निकाला जाए। साथ ही साथ दोस्तों यह बच्चों के नाम पे पॉलिसी लेते हैं तो कितना यहां पर मैक्सिमम इंश्योरेंस लिमिट दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इनकम प्रूफ के बारे में। इनकम प्रूफ 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्टैंडर्ड इनकम प्रूफ, दूसरा है नॉन स्टैंडर्ड इनकम प्रूफ। स्टैंडर्ड इनकम प्रूफ में इनकम टैक्स फाइल रिटर्न, एम्प्लॉयर का फॉर्म 16, ऑडिटेड अकाउंट स्टेटमेंट मतलब फॉर्म 26AS, पार्टनरशिप डीड जैसे बिजनेस क्लास वाले हैं उनका पार्टनरशिप डीड लगेगा। नॉन स्टैंडर्ड प्रूफ में सीए सर्टिफिकेट, एग्रीकल्चरल इनकम सर्टिफिकेट जो तहसील द्वारा दिया जाता है, बैंक स्टेटमेंट, PFQ मतलब पर्सनल फाइनेंस क्वेश्चनर जो प्रपोजर द्वारा साइन करके दिया जाएगा और इसे सर्टिफाइड किया जाएगा ऑफिशियल MHR द्वारा। दोस्तों जब टीआरएसए की कैलकुलेशन की जाती है तो उसके बेस पर भी इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है कि किस क्लाइंट से कौन सा इनकम प्रूफ लेना चाहिए जिसको आसानी से उसे इंश्योरेंस मिल जाए। तो दोस्तों इसको हम कैटेगरी वाइज समझेंगे। कैटेगरी 1 में नो प्रूफ रिक्वायरमेंट मतलब किसी भी प्रूफ के बिना आप इंश्योरेंस परचेस कर सकते हैं। आप टेबल में देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको टीआरएस से कैलकुलेट करने आना चाहिए, उसके आधार पे ही आप उसे इंश्योरेंस दे सकते हैं। तो टीआरएस से कैलकुलेट करने के लिए जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है या फिर जो पॉलिसी प्रपोज कर रहा है उसको ऐड करने के बाद ही आप उसका टीआरएस से निकाल सकते हैं। पार्ट ए में 15 लाख तक का टर्म प्लान, टर्म राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर लिया तो इसके लिए सिर्फ प्रपोजल फॉर्म के साथ MHR रिपोर्ट लगानी होगी। पार्ट बी में 25 लाख तक का ऑल प्लान ले सकते हैं बिना किसी इनकम प्रूफ के, लेकिन अगर टर्म प्लान, टर्म राइडर, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिटर का सम एश्योर्ड 15 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति 10 लाख का जीवन लाभ पॉलिसी ले रहा है तो वह 15 लाख तक का टर्म प्लान ले सकता है, यानी कि टोटल जो अमाउंट होना चाहिए वो 25 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 25 लाख तक है तो वो पॉइंट बी में आता है, लेकिन अगर 25 लाख से ज्यादा की पॉलिसी या फिर टर्म प्लान लेता है तो वह इस कैटेगरी से बाहर हो जाता है। कैटेगरी 2 में इनकम प्रूफ में सीए सर्टिफिकेट एंड PFQ की जरूरत पड़ती है। अगर आप टेबल में देख रहे हैं तो पार्ट सी में प्रपोजर 15 लाख से लेकर 25 लाख तक का टर्म प्लान, टर्म राइडर और क्रिटिकल इलनेस राइडर ले सकता है, लेकिन इसके लिए उसे इनकम प्रूफ में सीए सर्टिफिकेट देना होगा जिसमें पिछले 3 वर्ष का इनकम और पैन नंबर होना चाहिए और साथ ही साथ सीए का काउंटर साइन भी किया होना चाहिए या फिर PFQ फॉर्म भरा होना चाहिए प्रपोजर के साइन के साथ और PFQ फॉर्म का काउंटर साइन करेगा ऑफिशियल इन द MHR। पार्ट डी में 25 लाख से लेकर 50 लाख तक का प्लान ले सकते हैं और साथ ही साथ 25 लाख तक का टर्म प्लान, टर्म राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर ले सकते हैं, लेकिन जो 50 लाख का सम एश्योर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
कैटेगरी 3 में इनकम प्रूफ में ITR, फॉर्म 16, फॉर्म 26 AS, एग्रीकल्चरल इनकम की जरूरत पड़ती है। अगर आप टेबल में देख रहे हैं तो पार्ट ए में 25 लाख से ज्यादा का टर्म प्लान, टर्म राइडर और क्रिटिकल इलनेस राइडर ले सकते हैं, और पार्ट एफ में 50 लाख से ज्यादा का बीमा और 25 लाख से ज्यादा का टर्म पॉलिसी, टर्म राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर ले सकते हैं। इसके लिए इनकम प्रूफ में अगर बीमा धारक एम्प्लॉयड है, मतलब किसी कंपनी में जॉब करता है, तो उसे 3 वर्ष का ITR या फिर कंपनी से फॉर्म 16 या फिर फॉर्म 26 AS लगाना होगा। अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसे 3 मंथ का सैलरी स्लिप के साथ में बैंक स्टेटमेंट भी लगाना होगा, जिससे वो पॉलिसी आसानी से मिल जाए। अगर बीमा धारक सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वो 3 वर्ष का ITR या फिर CA द्वारा सर्टिफाइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट अकाउंट को जमा किया जाना चाहिए, जो कि सर्टिफाइड हो। अगर बीमा धारक का आमदनी एग्रीकल्चर से हो रहा है तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए तहसील द्वारा दिए गए इनकम सर्टिफिकेट का, साथ ही साथ जमीन का 7/12 भी जमा करना होगा। तो दोस्तों यहां पर बताए गए सभी इनकम प्रूफ से आप LIC की पॉलिसी खरीद सकते हैं। दोस्तों अब बात यहां पर यह आती है कि कभी कभी ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जो कहते हैं कि ना तो मैं जॉब करता हूं, ना मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं, ना मैं बिजनेस करता हूं, ना मैं किसी एग्रीकल्चर फील्ड में हूं, तो उस समय पर क्या कर सकते हैं। जैसे कोई महिला है, वो जॉब नहीं करती है, हाउसवाइफ है, या फिर ये कहूं कि वो विधवा है या फिर विडो है, तो उस कंडीशन में उसे किस तरह से पॉलिसी मिल जाता है। तो उसके लिए भी अल्टरनेट प्रूफ है जिसके माध्यम से पॉलिसी खरीद सकते हैं। पहला है रेंटल एग्रीमेंट, जिसमें रेंट का अमाउंट दिखाया गया हो। दूसरा है लीज एग्रीमेंट। तीसरा है पेंशन ऑर्डर, अगर उस व्यक्ति को पेंशन मिल रहा है। चौथा है इन्वेस्टमेंट इनकम से उसे आमदनी हो रही है, लेकिन यह सब राशि सीधे उसके बैंक खाते में आता हो और उसका रिकॉर्ड उसके पास हो, तो ही जाकर उसे यहां पर इंश्योरेंस दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये तो था फाइनेंशियल अंडर राइटिंग के बारे में। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा मेडिकल अंडर राइटिंग के बारे में, क्योंकि मेडिकल की रिक्वायरमेंट कौन सी होती है और किस तरह से उसका यूज कर सकते हैं। तो मैं भी दोस्तों आपको वीडियो में दी गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई है तो इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड और फैमिली सर्कल में जरूर शेयर करें, जिससे उनको भी ये जानकारी मिल सके कि फाइनेंशियल अंडर राइटिंग की हेल्प से आप कितने लाख तक का इंश्योरेंस ले सकते हैं और किन इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.licinsurance.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही अपने सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं licinsurance1@gmail.com पर। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।